और इस किसान ने, मैं मेरी नहीं कह रहा, इस किसान ने इस देश को इस तरह से ठूंस दिया है, आत्मनिर्भर बना दिया है दुनिया में। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे कर रही थी, भाजपा की सरकार नंगी होकर के, बेशर्म होकर के शुरू कर दिया इन्होंने। ना 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 ना, बन नहीं जाता जनाब। स्मृति ईरानी अपने आप शिक्षा मंत्री नहीं बनी थी, 2014 में उसको नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया था। किसान को ये अधिकारी छू लेते हैं, उसके टच में रहते हैं, फिर एक दिन आते हैं यहाँ पर समोसे वगैरह खिला के चले जाते हैं और बोलते हैं तू ये बोलना, ये बोलना था। हमारे ओपी धनखड़ जी उस टाइम हरियाणा के कृषि मंत्री थे, तब मैंने इनसे कहा कि ये जितने पोली हाउसों पर रुपया बर्बाद किया जा रहा है सर, सामने बैठे थे हमारे राधे मोहन जी, इतना हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, जबकि 99% मैं दावा करता हूँ एक किसान होने के नाते 99% हरियाणा में पोली हाउस बर्बाद है। वो रमेश भाई ने सच्चाई बोली और अगले महीने से जो है सब्सिडी भी आनी बंद होगी, लोग भी आने बंद हो गए, और जो अपने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के वे भी आने बंद हो गए। और अब की बार तो उन्होंने क्या बोल रहे थे रमेश जी के बजट जो है वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं देंगे, मतलब किसानों को नहीं देंगे, चाहे सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसान समझदार है कि खर्चा कम करें। जब भी ये कॉल देगा हमारा कोई किसान प्रतिनिधि SKM से, संयुक्त किसान मोर्चा से कोई कॉल आएगी, यार इतनी पहले तो वो 26 जनवरी को कुछ भी नहीं था, अगर असली ताकत देखनी है तो अब कॉल आएगी, उसमें दिखा देंगे इनको। मतलब इस फर्जी महामारी में और इस जो इन गुजराती वायरसों ने जो एक ऐसी बीमारी लेकर के आए थे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के तहत, जिसके अंदर टीके लगा करके, गलत दवाइयां दे के, ICMR के गलत प्रोटोकॉल से जिस तरह से लोग अस्पतालों में मारे। किसान और किसानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि खेत के अंदर जब तक पसीने से तरबतर नहीं हो जाता किसान, तब तक उसको लगता नहीं कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और उस पसीने के बाद जिस तरीके से मेहनत का फल मिलना शुरू होता है, तब किसान को लगता है कि शायद मेरे दिन जो है वो बदलने वाले हैं। अभी मैं खरकड़ी गांव में हूं। खरकड़ी तोशाम के बिल्कुल नज़दीक गांव है। उसके खेतों में एक प्रगतिशील किसान जो है वो यहाँ पे खेती करते हैं अपने तमाम परिवार और अन्य मज़दूरों और काम करने वाले लोगों के साथ। तो वहाँ आए हैं, जानेंगे किसान और किसानी के बारे में। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ वजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं दी अवेयर। और इन खेतों के अंदर आकर के रेतीला इलाका है, पीछे पहाड़ भी आपको दिखाई देंगे, इधर भी पहाड़ हैं और पीछे छोटी छोटी पहाड़ियां, मतलब चारों तरफ, और रेतीला इलाका है। आमतौर पे इंसान जो है इनको बंजर मान करके, ये मान करके कि यहाँ क्या होगा, क्यों यहाँ पे सिर खपाई करनी, परंतु जो एक अलग विजन वाला व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पे कुछ नया कर गुजरेगा इन जगहों पे भी। और जब बात की जाए किसानी आंदोलन की, तो उसमें भी ऐसे प्रगतिशील किसान जो है वो एक नया जुनून, जोश और उमंग जो है भर देते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पे, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो फिर जो है आंदोलन में भागीदारी की बात हो, तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। मेरे साथ दो व्यक्ति हैं। एक तरफ रमेश पंगाल हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, कहते हैं कि खाक से कुछ नया बनाने का, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है इनके पास बेशुमार है। दूसरी तरफ मेरे साथ जो है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा हैं, जो ये भी एक तरीके से खाक में से, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में किस तरीके से किताब और ज्ञान जो है भरा जा सकता है, उसमें माहिर हैं। यानी कि दोनों तरफ जो है मेरे पास ऐसे कारीगर जो कुछ तराश करके कुछ खास चीज़ें बनाने में माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। रमेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, आपके खेत में बैठे हैं। हाँ। चारों तरफ रेतीला इलाका नजर आ रहा है जी, परंतु सुना है कि आप प्रगतिशील जो है किसान हैं, और इसी रेतीले और पथरीले इलाके में आप जो है अच्छी खासी फसल और उससे अच्छा खासा दाम भी बना रहे हैं। कैसे और कैसे संभव हो पाया? देखो जी भाई साहब, किसान ने कब कसर छोड़ी है। ठीक है, ये साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें हम एक
अलग से पहचान बनाई है, लेकिन फिर भी जब ये देश आज़ाद हुआ था, इस देश की 40 करोड़ आबादी का पेट भरने में किसान समर्थ नहीं था। आज इस देश की आबादी लगभग 150 करोड़ को छूने जा रही है, और इस किसान ने, मैं मेरी नहीं कह रहा, इस किसान ने इस देश को इस तरह से ठूंस दिया है, आत्मनिर्भर बना दिया है दुनिया में। आज हमारे पास चाहे गेहूं का मामला हो, चावल का हो, दाल का हो, सब्जी का हो, तेल का हो, खाद्य पदार्थों का हो, किसी भी चीज़ में सड़कों पर सब्जियां मिलती हैं, इतना पैदा कर रहा है किसान। गेहूं के कितना लाखों टन, मीट्रिक टन गेहूं बर्बाद हो रहा है गोदामों में, इतना। लेकिन किसान की दशा में सुधार 1% भी आया क्या? शायद नहीं। और हम ये कहें कि लगभग 80 के दशक के बाद तो किसान का बर्बादी की जो व्यवस्था बनानी चाहिए थी, तो लगभग सारी सरकारों ने वही काम किया है किसान के साथ। अब मैं कहने को हूँ, मैं सफल हूँ पर समर्थ नहीं हूँ। बिल्कुल मैं लीक से हटके खेती की, ट्रेडिशनल क्रॉप से पीछा छुड़ा के मैंने लोगों को सिखाया। लेकिन अब लगातार 2 साल के आंकड़े देखोगे, कितनी बार किसान को भाव मिल रहा है। हम बड़ी मेहनत से तैयार करता है किसान, चाहे वो टमाटर हो, सब्जी की फसलें हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको दाम क्या मिलता है? त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे प्रदेश नहीं, देश के किसान के घरों में। जिस किसान की जीविका सिर्फ और सिर्फ किसानी पर निर्भर है, चाहे वो किसी तरह से कर रहा हो, वो बेचारा एक DAP का कट्टा या एक यूरिया का कट्टा जब खरीदने का वक्त आता है, तो वो अपना हाथ फैलाकर किसी पड़ोसी अड़ोसी नौकरी पेशा वाले या साहूकार दुकानदार के पास जाकर ये कहता, भैया मेरे को दे दे, मेरी फसल आएगी तब ये तेरे 2000 रुपये वापस करूँगा। ये हालात हैं, जिसकी जीविका सिर्फ किसानी पर निर्भर है। ऐसे हालात हैं, तो कमजोरी कहाँ है? कमजोरी किसान के लिए बनने वाली योजना, सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था किसान के प्रति पिछले लगभग ये मानो 3-4 दशक से जितनी उदासीन सरकार रही हैं। और देखो, उस पिछली सरकारों ने अगर किसान को बीमार किया ना, हॉस्पिटल तक पहुंचाया ना, तो इस सरकार ने बहुत जल्दी उसको ये अपना इमरजेंसी वार्ड बोलते हैं, सीधा उसी में ठोक दिया, तो मर या जी। हाँ। निश्चित तौर पे रमेश जी जो बात कर रहे हैं, ऐसी ही कुछ बात करते हुए मैंने दिन में जो है डॉक्टर देवेंद्र बलहारा को भी देखा। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है दिया वीर जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप दिन में एक जिक्र कर रहे थे कि बड़ा भाई जो है सुबह सब्जी बेच के आता है 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, और छोटा भाई जो है शाम को पास की दुकान से या रेडी से जो है उसी को 10-15 रुपये किलो के भाव ले रहा है। किसान की ऐसी हालत को सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, या फिर क्या सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं? कुछ इस पे देखिए विजेंद्र जी, क्या होता है कि सुधार करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीमारी कहाँ है। अगर किसी चीज़ का इलाज करना है तो कारण ढूंढना पड़ेगा। सरकारों को हमने चुना इसलिए कि वो हमारे लिए नीतियां बना सकें। सरकारों को हमने मौका दिया कि आप हमारी स्थिति में सुधार लेकर के आइए और गाँव को बचाइए। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार धीरे धीरे कर रही थी, भाजपा की सरकार नंगी होकर के, बेशर्म होकर के शुरू कर दिया। इन्होंने आते ही करना शुरू कर दिया कि इन्होंने सबसे पहला काम किया कि जिंदगी को पैसों के साथ जोड़ दिया, किसान को कर्जदार कर दिया, किसान को इस हालत पर ला करके दे दिया कि एक तरफ तो उसका कर्जा बढ़ता चला जाए, उसको दूसरा उसकी जो फसल है उसकी कीमत ना मिल पाए। इस चक्कर में वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को कभी भी ये ना कहे कि तू बेटा आने वाले वक्त में मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करना या आने वाले वक्त में तू खेती करना। तो आमतौर पे पिछले 10 सालों में मैंने ये शब्द बहुत सुने हैं माँ बाप के ज़बान से कि क्या करेगा गांव में रह करके, कुछ नहीं रखा है खेती में, कुछ नहीं रखा इस मिट्टी में, यहीं डले डोता फिरेगा और तू तो बाहर जाके कुछ बन जा। बाहर जाके चाहे फैक्ट्री में 15,000 की नौकरी करे, लेकिन किसान को ऐसा लगता है कि वो 15,000 की नौकरी यहाँ के धक्के खाने से बेटर है। गलती क्या करी किसान ने? देखो, ये तो चोर हैं जो ऊपर बैठे हैं, इन्होंने तो कॉरपोरेट्स के साथ मिल करके ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि उसी किसान से 12 रुपये 13 रुपये किलो गेहूँ लेंगे, उसी किसान को 65 रुपये में आधा किलो ब्रेड देंगे, उसी गेहूँ को गड़ा के सड़ा के 65 रुपये का आधा किलो वो पैकेट दे रहे हैं ब्रेड का। यानी 13
13 रुपए किलो वाला गेहूं किसान खुद 130 रुपए किलो खरीद रहा है। वो यहाँ गन्ना पैदा कर रहा है लेकिन चीनी को खरीद रहा है। वो बड़ा भाई 3 रुपए किलो गोभी सब्जी मंडी में बेच करके आ रहा है, सुबह शाम को छोटा भाई 15 रुपए किलो खरीद के ला रहा है। जमीन पे 2-2 एकड़ जिसके पास जमीन है, जिसको जरूरत नहीं है, उसको ट्रैक्टर का ऋण दे दिया। ये जो सारी चीजें हैं, इसमें प्रशासन और सरकारें कितनी कारगर हैं इन तमाम चीजों से किसान को बचाने में, या फिर उसकी इस बदहाली में उनका कितना हाथ है? रमेश भाई हुए, विजेंद्र भाई हुए, देवेंद्र भाई हुआ, इनको ये तो कोई विशेषज्ञ नहीं है किसी चीज के, ना खेती के विशेषज्ञ, ना आर्थिक सलाहकार हैं, ना कुछ हैं। इसको 3 लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा षड्यंत्र वहां बैठे हुए राजनीति करने वाले और नीतियां बनाने वाले लोग कर रहे हैं। तो क्या जिनके पास हर चीज का विशेषज्ञ अवेलेबल है, जिनको सारे आंकड़ों का पता है, जिनको सब कुछ पता है, उनको नहीं पता होगा कि इससे किसान बर्बाद होएगा? ऐसा कैसे संभव है कि हमें मालूम है कि इससे किसान बर्बाद हो रहा है और उनको नहीं पता, जो सारी दुनिया का ज्ञान फैल रहे हैं और जो सारी दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और जो सारी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पागल बना के 2 लाख लोगों का वोट लेकर के वो बन जाते हैं, वहां संसद और विधानसभा पहुंच जाते हैं। ये बेसिकली उनको सब कुछ मालूम नहीं, सिर्फ मालूम नहीं है, ये उनकी सोची समझी साजिश है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि समाज के अंदर अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है और वो उनकी अच्छाई को, उनकी चुप्पी को, उनकी कमजोरी और बेवकूफी समझ लेते हैं। कहीं हम ये तो नहीं मान लें कि भाई जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, जिसका न्याय से कोई लेना देना नहीं वो जो है कानून मंत्री बन जाता है, इसी तरीके से जिसका खेती से लेना देना नहीं वो कृषि मंत्री बन जाता है। ना 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 ना, बन नहीं जाता जनाब। स्मृति ईरानी अपने आप शिक्षा मंत्री नहीं बनी थी, 2014 में उसको नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया था। जो डीडीसीए में बकायदा भ्रष्टाचार का आरोपी अरुण केतली साहब थे, उसको बकायदा बनाया था भ्रष्टाचारी आदमी को वित्त मंत्री। ये प्लानिंग है। 2016 में नोटबंदी से लोगों की कमर टूटेगी, जो अर्थव्यवस्था है, जो बैंकों में पैसा जाएगा, तो जो ये मैनेज सेक्टर जो नहीं होता है, जो अपना अनमैनेज सेक्टर है, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये बात ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब को मालूम थी। ये खेती में जो इनके फसलों के दाम अगर हम किसान को इतना दे के रखें जिससे कि ये कर्जदार बनता रहे, ये बात प्रधानमंत्री को मालूम है। तो ये खेती मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जैसे, मतलब अब क्या शब्द बोलूं, आप समझ लो क्या कह सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता है, ऐसे ऐसे आदमियों को अगर आप शिक्षा मंत्री बनाओगे, स्मृति ईरानी जैसे बेवकूफ़ों को आप शिक्षा मंत्री बनाओगे, सिर्फ भाषण के नाम पर आपने प्रधानमंत्री बना दिया। बोला इतना बढ़िया भाषण दे तो भाषण प्रतियोगिता करा लेते यार कम से कम। पर वो आदमी जिसको मालूम था कि देश बर्बाद होगा, वो जानबूझ कर रहा है। सिंपली मुझे तो ये बताया जी। रमेश जी, क्योंकि आप प्रगतिशील किसान हैं तो निश्चित तौर पे एनजीओ या फिर प्रशासन और जिला स्तरीय जो है ना बैठकें होती होंगी, आपको वहाँ पर बुलाया जाता होगा। किस तरीके की चर्चाएं होती है किसान के उद्धार के लिए? देखो भाई जी, हर जगह ये ढूंढते हैं कि किसके खेत में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सरकार से कोई थोड़ी बहुत सब्सिडी लेकर के, जैसे मेरे खेत में मिनी स्प्रिंकलर लगा हुआ है, तो उस किसान को ये अधिकारी छू लेते हैं, उसके टच में रहते हैं। फिर एक दिन आते हैं यहाँ पर समोसे वगैरह खिला के चले जाते हैं और बोलते हैं तू ये बोलना, ये बोलना, ऐसा फंक्शन है, एग्री समिट लगा हुआ है, उसके अंदर ये बोलना विभाग से हमें ये मिला, सरकार ये कर रही है, ऐसी अच्छी योजनाएं लेके आ रही है। मैं एक वाकया बताऊं आपको। जब 3-4 साल पहले शायद भारत सरकार के कृषि मंत्री थे राधा मोहन जी, तो हमारी एक वर्कशॉप लगी थी पूसा यूनिवर्सिटी में, तो उसमें बतौर किसान प्रतिनिधि मैं भी बुलाया गया था कि भाई हरियाणा की तरफ से किसानों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था। हमारे ओपी धनखड़ जी उस टाइम हरियाणा के कृषि मंत्री थे। तब मैंने इनसे कहा कि ये जितने पोली हाउसों पर रुपया बर्बाद किया जा रहा है सर, सामने बैठे थे हमारे राधे मोहन जी, इतना हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, जबकि 99% मैं दावा करता हूँ एक किसान होने के नाते 99% हरियाणा में पोली हाउस बर्बाद है। वो पैसा ना तो सरकार के किसी काम आया और ना ही किसान के किसी काम आया। अगर उस पैसे को आप जैसे भूजल दो अनोर है उसमें डाइवर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो जल बचेगा, बिजली बचेगी
उस पैसे का सही जगह सदुपयोग हुआ। और उसमें एक मजेदार बात ये थी, वो पोली हाउस का जो 36 करोड़ रुपए पर एकड़ की कॉस्ट है, एक ही किसान लाभान्वित होता है। मैंने कहा उनसे कि 36 लाख रुपया कम नहीं है, पर एकड़ की कॉस्ट है, और 36 लाख में कितने ज्यादा किसानों को लाभान्वित कर सकते हो। तो मेरे को क्या बोला गया, हमारे डीजी साहब बाहर निकलते जब ये चैनल वाले आए कि रमेश भाई ऐसे नहीं, विभाग पे अटैक मत करो। तब मैंने ये बोला कि सर मेरा क्या करें, सच था वो, मैंने बोल दिया। उस दिन के बाद तो मेरे को नहीं बुलाया गया। भाई ऐसे हैं विभाग और योजनाएं सरकार। तो अब मैं क्या बताऊं, यानी कि कागजों में कुछ, हकीकत में कुछ। पहले पूरे खेत में हर महीने एक टीम आज चंडीगढ़ से आई है, आज वहां से आई है, आज इजराइल से आई है, आज अमेरिका से लोग आए हैं। सरकार ढूंढ के लेके आती थी, क्योंकि पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हरियाणा में इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी उनके लिए। वो मेरी मेहनत से खड़ा किया था मैंने। लेकिन तारीफ उनकी, वो बोलते थे तारीफ हमारी करो, सरकार की बड़ाई करो, विभाग की बड़ाई करो। तो जब सच बोला तो उसका नतीजा भुगत रहा हूं। शायद देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि रमेश भाई ने सच्चाई बोली, और अगले महीने से जो है सब्सिडी भी आनी बंद होगी, लोग भी आने बंद हो गए, और जो अपने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के वे भी आने बंद हो गए। और अब की बार तो उन्होंने क्या बोल रहे थे रमेश जी के, बजट जो है वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं देंगे, मतलब किसानों को नहीं देंगे, चाहे सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। एक ही अल्फाज में उन्होंने पूरा, बीबीसी न्यूज ने एक वो बनाया था, पूरे खबर बनाई थी। बीबीसी न्यूज को जिम्मेवार चैनल होगा शायद, है मैं तो नहीं जानता। हाँ, उन्होंने पूछा कि रमेश भाई हमें उनका अपने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हरियाणा का नंबर दो। तो अर्जुन सिंह जी हैं, तो उनसे पूछा गया कि टमाटर का इस साल तो बोला टमाटर का नुकसान ही नहीं हुआ है, सिर्फ 10-12%। इतने प्रदेश के एक जिम्मेवार अधिकारी ने इतना बेहद गैर जिम्मेदाराना प्रदेश के कितने किसानों का भट्ठा बैठा दिया एक आदमी के एक बयान ने। मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर पिछले साल और इस साल पूरे प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसान मार्च, अप्रैल और मई में जिनकी प्रोडक्शन निकलती है, बर्बाद कौन कर रहे हैं? ये जो जितने बड़े बड़े अधिकारी है ना, इन्हीं ने तो भट्ठा बैठा रखा है। ये बड़ी बड़ी चोरी करने में उनके सहायक बने हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के। ये नाश की जड़ है ना, ये ऐसे अधिकारी नाश की जड़ हैं। निश्चित तौर पे मैं लंबी एक बातचीत करना चाहता हूं, परंतु लाइट जो है वो बिल्कुल हमारा जवाब दे चुकी है। परंतु फिर भी जो है चलते चलते कुछ छोटे छोटे सवाल जो है मैं ले लेता हूं कि आंदोलन चला हुआ है, 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसमें कहते हैं कि भाई कुछ एक इलाकों की भागीदारी है। आपके अभी जो है हम तोशाम के इलाके में बैठे हैं, यहाँ क्या प्रभाव है, किस तरीके का है? अरे भाई इस साल तो कम से कम इस आंदोलन को ये मत कहो कि कुछ एक इलाकों की भागीदारी है। एक कॉल दिलवा के दिखा दो, शाहजहांपुर बॉर्डर से, टिकरीपुर बॉर्डर से, गाजीपुर से, सिंगू बॉर्डर से, कि हमें जरूरत है। अब किसान, ये जो सरकार निकम्मी, अहंकारी, घमंडी और निष्क्रिय सरकार है ना, इसकी नीतियों के अनुसरण करने लगा। किसान भी इतना समझदार हुआ है कि बेकार में हम हमारा खेती का काम भी करें, और बेकार में गर्मी में ज्यादा संख्या में क्यों बैठे रहें। जब हमें जरूरत होगा, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आए या किसी किसान प्रतिनिधि एक आवाज देगा ना, उसी दिन दिल्ली को करोड़ों लोगों से भर देगा किसान। आज हम लोहारू थे, तो शाम का हाल देखते होगे, आप इस बेल्ट में जाओगे, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, नरवाना, कहीं भी जाओगे, कहीं दिखाई दिया कि हौसला डाउन है। लेकिन किसान समझदार है कि खर्चा कम करें। जब भी ये कॉल देगा हमारा कोई किसान प्रतिनिधि या एसकेएम से, संयुक्त किसान मोर्चा से कोई कॉल आएगी, यार उतनी पहले तो वो 26 जनवरी को कुछ भी नहीं था। अगर असली ताकत देखनी है तो अब कॉल आएगी, उसमें दिखा देंगे इनको। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप किसान आंदोलन को लगातार बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, किस तरीके का क्या अनुभव, अगर कुछ शब्दों में हमारे साथ? अनुभव का क्या है, 7 महीने से लगातार आंदोलन के अंदर जब लगे हुए हैं, तो किसानों के हौसले को देख करके ऐसा लगता है कि इस मतलब इस फर्जी महामारी में और इस जो इन गुजराती वायरसों ने जो एक ऐसी बीमारी लेकर के आए थे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के तहत, जिसके अंदर टीके लगा करके, गलत दवाइयाँ दे के, आईसीएमआर के गलत प्रोटोकॉल से जिस तरह से लोग अस्पतालों में मारे, जिस तरह से इस बीमारी के जरिए लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए, खोखला करने के लिए चालानों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की गुलामी की हद की टेस्टिंग करने के लिए ये लोग पुलिसिया राज को मजबूत कर रहे हैं, पुलिस को लगातार ये मौका दे रहे हैं कि वो चालान ज़्यादा से ज़्यादा करे, टारगेट्स मिल रहे हैं। हमारे कुछ साथी पुलिस में है, वो बताते हैं कि
टारगेट मिल रहे हैं जी, हम क्या करें। तो ये जो नेता लोग हैं ये किसानों से इस बात का बदला ले रहे हैं कि किसान जो है आपकी नीतियों का बहिष्कार कर रहा है, आपकी नीतियों को समझ रहा है और इनकी चालबाजों को जो है सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पर टिका हुआ है। ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। युवाओं ने आपने आज देखा होगा कि किस तरह से गांव के युवा आकर के बैठ के चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। धीरे धीरे आपको हर गांव के अंदर युवाओं की एक टीम नज़र आएगी पूरे हरियाणा के अंदर। और जो चुड़ूनी साहब ने बोला है चुनाव लड़ने की और इस टाइप की बात, ये ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है इन लोगों को। इसीलिए ये षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी षड्यंत्र रच रहे हैं कि इन किसानों की एनर्जी को टोहाना के अंदर व्यर्थ कर दिया जाए, कहीं सिरसा में कर दिया जाए। ये इतने वाहियात लोग हैं, जैसे ग्रोवर जैसे लोग जो रोहतक के अंदर लोगों का हजूम बैठा हुआ है ऑलरेडी। आज आपने इधर खरकड़ी टोल पे भी आपने देखा होगा कितनी बड़ी महापंचायत थी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हर तरफ से सरकार घिरी हुई है। लेकिन क्योंकि इतने नीच लोग हैं, क्योंकि इतने वाहियात लोग हैं कि ये लोग चाह ये रहे हैं कि ये जानबूझकर इस आंदोलन को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुंडे और अपने गंदे लोग भेज करके आंदोलन के अंदर कुछ ना कुछ खराब करने की लगातार कोशिश बनाए रखें। लेकिन सारी कोशिशों में नाकाम अगर कोई कर पा रहा है तो वो इस देश का किसान है, जो इनको अब समझ भी रहा है। अब इनके पिछवाड़े पर लात भी मारने को तैयार बैठा है, जो अब आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन देखने की ज़रूरत मतलब देखने को मिलेगा आपको, जहां सरकार के हर आदेश की पालना जो है वो नहीं की जाएगी। जो आज हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार दानोदा गांव में हम लोग गए थे नरवाना के अंदर, वहां आज उन लोगों से बात करी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या फिर गांव की पंचायत कुछ ऐसे निर्णय लेगी कि जो गांव की ज़मीनों को सरकार अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर रही है, सरकारी स्कूलों की ज़मीनों को, वो क्या षड्यंत्र है। मतलब इस तरह से जैसे एयरपोर्ट को बेच रही है, ऐसे ही स्कूलों को भी बेचने का प्लान है। क्योंकि निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, परंतु जी आप आंदोलन के बारे में कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं एक बात मैं पहले कह दूं, दूसरी जो कोरोना महामारी के ऊपर उस पे भी मैं आऊंगा, उस पे भी आऊंगा इसके जस्ट सवाल के बाद ही। आंदोलन पे कुछ कहना है आपको? आंदोलन पे तो चल रहा है, आंदोलन की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। आज देख के आए हैं, रोज देखते हैं किसी भी टोल पर एक कोल के ऊपर, ये मानो कोई भगवान ने आदेश दे रखा है इस किसान को, इतनी जागृति दे रखी है, इतनी हिम्मत दे रखी है। एक कोल के ऊपर जब भी जरूरत होगी आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाते जी। तो निश्चित तौर पे जब हम बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी का जिक्र आया, आप भी करना चाह रहे हैं उस पर जिक्र, मैं भी उस पर आना चाह रहा हूं कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, तमाम चीज़ें बंद हो गई, परंतु खेती जो है वो चालू थी, चाहे वो कटाई की बात थी, चाहे आगे अगली फसल बुआई की बात थी। तो तब किस तरीके से देख रहे हैं? तो मजदूरों में क्या डर था, किस तरीके से मालिकों में डर था, या क्या सारी चीज़ें जो है हो पाई? देखो भाई, एक सीधी सी बात बताता हूँ मैं। पिछले दिनों देवेंद्र भाई की वीडियो मैंने कई बार देखी है। इन्होंने इस बीमारी को कभी मानना ही नहीं। तो मैं भी पसोपेश में इतना बुद्धिजीवी आदमी प्रदेश का, इतना पढ़ा लिखा, जो बच्चों को भविष्य इतना बढ़िया तरीके से तैयार करता है, वो कैसे बोल रहे हैं ऐसी बातें? तब मैंने सोचा, महसूस किया। अब मैं शुरुआत वहां से करता हूं, जितना पढ़ा लिखा समाज है, जो समर्थ समाज जिसको बोलते हैं, अमीर समाज जिसको बोलते हैं, वो है गधा इस देश का। उनको ना गर्मी का एहसास कि धूप का फायदा कैसे लिया जाता है, ना पसीने का कोई ऐसा। वो एसी उनके घर हैं, पैसे उनके पास बहुत ज्यादा है, कभी जमीन से वो जुड़े ही नहीं, पसीना उनके आया नहीं, उनकी गाड़ियां एसी, उनके घर एसी, ऑफिस एसी। तो ऐसे वो तो जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं, हम उनको इंसान थोड़ी कहेंगे। जब मैंने इस बात को बिल्कुल नजदीक लाकर मेरे ऊपर ला करके देखा, तो मैंने पिछले साल कम से कम उस दौर में, ये भी सही है, मोदी ने पता नहीं मेरे ऊपर ही अटैक कर रखा है कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, 20 मार्च के आसपास हमारे टमाटर निकलना शुरू होता है, 20 मार्च के आसपास। तो हजारों लेबर तो मेरे खेत में और मेरे गांव में, पास पड़ोस के गांव में लगभग 10,000 लेबर डेली आती है। और हमारे इसी एरिया में से कम 25-30 ट्रक गाड़ियां निकलती हैं बाहर, जो अमृतसर जाती हैं, जालंधर जाती हैं, कलकत्ता जाती हैं, दिल्ली की सारी मंडियों में जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, होशियारपुर जाती हैं। अगर पाकिस्तान खुला हुआ हो तो बॉर्डर तक भी ले जाते हैं, हाँ, बाघा बॉर्डर तक भी ले जाते। लेकिन मैंने तो उस दौर में ना तो पिछले साल और ना ही इस साल, और हमारे यहाँ लेबर आती है, बिहार से भी आती है, यूपी के पीलीभीत से भी आती है, पता नहीं कहां से कितने कितने लोग आते हैं। और फिर दिन में
छोटे रेडी पटरी वाले भी खरीदने आते हैं। लगभग एक दिन में इन गांवों में 20,000 आदमियों का आदान प्रदान रहता है खेतों में। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे छोटा सा जुकाम भी हुआ तो कैसे मान ले हम। लगातार 2 साल हम कैसे मान ले। और मैं एक दूसरा और मैंने में मेरा अधिकार है कि मैं भी सोच सकता हूँ ये बीमारी अगर है तो ये मार्च अप्रैल और मई में ही क्यों आती है, जब फसल यहाँ यहीं क्यों आती है? क्योंकि तब मैंने महसूस किया कि इसी वक्त बच्चों के एग्जाम, इसी वक्त बच्चों का एडमिशन, इसी वक्त किसानों की फसल कटाई, इसी वक्त उसका हिसाब किताब, इसी वक्त बैंकों का लेन देन, इसी वक्त शादी समारोह के लगभग पूरे देश का जो आदान प्रदान भविष्य लिखा जाता है ना वो इन्हीं महीनों में लिखा जाता है। इन्हीं महीनों में बच्चों के रिजल्ट आते हैं, इन्हीं महीनों में सब पढ़ाई भी सब कुछ ये लेकर निर्धारित। अब वो बीमारी कहाँ चली गई आप ये बताओ। आप ये कहोगे मार्च में तो ये टेम्परेचर था तो आज शिमला में भी होगा वो। देश के कितने ऐसी जगह हैं, आज वो बीमारी कहाँ चली गई और उस दौर में वो कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि उस दौर में हर किसी का जो सिस्टम था हमारा ताना बाना है, हर जगह का लेन देन का है, हर तरह का हमारा शादी समारोह का, सबको इनको बर्बाद कर दो, बच्चों का है, उनके भविष्य का है, तो सब गिमिनी 3 महीनों में होता है। तो ये मैंने खुद ने महसूस किया। सही है या गलत ये मेरे बिल्कुल बिल्कुल वाजिब एक सवाल है। तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा जो लगातार जो है कोरोना के ऊपर एक तीखा हमला जो है वो प्रशासन और सरकारों के ऊपर करते आते हैं। पिछले दिनों जो है मैंने कहते सुना कि भाई मास्क फ्री या फिर जो है वैक्सीन का बहिष्कार, तमाम चीज़ों पे भी बात करते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि फर्जी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मास्क फ्री इंडिया और जबरन वैक्सीन लगाने के खिलाफ कल 18 तारीख को हम लोग श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा में इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ से एक मार्च कर रहे हैं 2 घंटे का पूरी दिल्ली के अंदर, जो लोगों को ये बता रहा है कि आपके क्या अधिकार हैं और आपको ज़बरदस्ती पूरे देश को ये लोग टीके ठोक रहे हैं। जिन टीकों का जिस बीमारी का कुछ नहीं पता, तो वो टीका किस चीज़ का है, पहला तो सवाल यही होता है। जो हमारे वकील हैं, हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो वकील हैं जिन्होंने WHO को भी आधिकारिक मामलों में नामजद किया है और अभी आपराधिक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हम लोग उनके खिलाफ। दूसरा बात ये जो अभी रमेश भाई ने बताया कि ये इन्हीं 3 महीनों के अंदर कैसे आती है। अभी ये इनकी बात को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ 2 बातों को। अब बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश के मौसम के बाद डेंगू आएगा, बुखार होगा और वो खांसी जुकाम का जो दौर है वो दोबारा से शुरू होने वाला है। तो उस दौरान वही टाइमिंग जो है, जैसे अभी आजकल इन्होंने उस टीके की शॉर्टेज रखी हुई है, उस शॉर्टेज से पहले जो टीका लगाने की जो टाइमिंग थी वो खूबसूरती से इतनी रखी हुई थी कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं इस टीके के तो वो इस दौर में आए जिस वक्त में वो बुखार वगैरह का दौर चल रहा हो। तो जिन भी गाँव में मौतें हुई हैं, मैक्सिमम मौतें वो थी जो दोनों टीके लगा चुका था या फिर वो उम्र बहुत ज़्यादा थी या जिसके ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी थी। इसको फर्जी साबित करने के लिए इतने आंकड़े बहुत हैं कि 2019 और 20 से पहले के देश के अंदर हर बीमारी से मरने वाले आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, इंटीग्रेटेड आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा। आप पत्रकार हैं, खोज करके देखिए, मैं सारे मीडिया चैनल से बोलता हूं, आप खोज करके किसी डॉक्टर से पूछ के बता दीजिए कि आपके अस्पताल में अब 2020 से लेके अब तक कौन सी बीमारी से कितने लोग मरे हैं, तो आप जानेंगे कि आदमी की मौत चाहे सांप के काटने से हुई हो, चाहे उसका हार्ट अटैक से हुई हो, उसको या तो इस फर्जी बीमारी का नाम लेंगे या इसका पोस्ट फलाना इफेक्ट दिखाएंगे या मतलब ये कहेंगे कि इसको तो पहले से ही था और इसके फेफड़े, यानी कि ये सारा का सारा गेम प्लान जो है लोगों में दहशत फैला करके, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर करके, लोगों को गुलाम करके, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके, 40 करोड़ बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करके, और ताकि सवाल ना पूछ सके सरकार, इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं ये लोग। किसानों की बर्बादी इसका एक छोटा सा हिस्सा है, आप ये समझ के चलिए। जब ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में है, तो फिर इसको हम साजिश कैसे मान लें या फर्जी कैसे मान लें या फिर सभी देशों में एक साथ कैसे आ गई? क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है लोगों के जहन में उठते हैं। फिर उस देश के राष्ट्रपति को क्यों मार दिया जाता है अगले ही दिन गोली से, जिस दिन वो कोरोना का और इसके लॉकडाउन का विरोध करता है, और फिर अगला राष्ट्रपति आते ही क्यों लॉकडाउन लगा देता है देश के अंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश का लाखों किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ बैठा हुआ हो, प्रधानमंत्री के पास बैठा हुआ हो, प्रधानमंत्री 3-3 लाख की रैलियां कर रहा हो, गृह मंत्री 3-3 लाख की रैलियां कर रहा हो, तब किसी को कुछ भी नहीं होता है, और फिर अचानक से ICMR अपना एक प्रोटोकॉल जारी करती है कि आपको इलाज जबरदस्ती ऐसे करना है, और फिर उस
इलाज से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा पहली बार इस देश में हुआ है जब लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। और जो जहां तक दुनिया के देशों की बात आपको मैं बता दूं, इस देश की और इस दुनिया की मीडिया का हालत मैं आपको ये बताऊं, आप हमारे लोगों को तो ये भी देखना नहीं आता कि उनको खबरें कैसे देखनी है। सारा मीडिया बिका हुआ है, सबको पता है। प्रधानमंत्री इस दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, सबको पता है। ये दो ही लोग तो कह रहे हैं कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, बाकी तो कोई नहीं कह रहा। रमेश भाई कह रहे हैं, इन्होंने आंकड़े बताए, मैं बता रहा हूं, मैंने 1.5 साल में मास्क नहीं लगाया, ना लगाऊंगा। अपन गिरफ्तारियां देंगे, अपन चाहे कुछ भी करेंगे, पर मास्क नहीं लगाएंगे। मास्क फ्री इंडिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, आपके बच्चों के लिए कॉलेज खुलवाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कानून आने से पहले, ऑर्डिनेंस के जरिए कानून आते हैं, कानून आने से पहले लॉकडाउन लग जाता है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती हैं, जहां से आंदोलन निकलने की सारी संभावनाएं होती है वो सारी की सारी पहले ही बंद कर दी जाती हैं। इट्स अ बिग गेम प्लान। और जो दुनिया की, जो मैं आपको बात बताता हूं, रॉकेफेलर जो बैंकों को कंट्रोल करता है, गेट्स फाउंडेशन जो WHO को भी आज के टाइम पे कंट्रोल करता है, और जो वर्ल्ड बैंक को भी कंट्रोल करता है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, ये तीनों चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों का एक बहुत बड़ा गेम प्लान था जो PHFI के थ्रू, PPP के थ्रू सरकारों के अंदर घुस के सरकारों को खोखला करने का था। कपिल बजाज जो पत्रकार हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग्स के अंदर लगातार इनकी पोल खोली है। इस पूरे गेम प्लान को लाने के लिए सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी की माँ है, जो राहुल गांधी लगातार टीके लगवाने के लिए जबरदस्ती बोल रहा है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल उसके साथ में लगा हुआ है। मतलब ये सारा का सारा जो पॉलिटिशियंस हैं, ना ही चौटाला बोल रहा, ना हुड्डा बोल रहा, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसको हम जैसे आदमी जो सड़क पे चल रहे हैं सबको पता है कि ये बीमारी फर्जी है, इनको नहीं पता है क्या? इनको सब पता है। किसी को 100 करोड़, किसी को 500 करोड़ मिल गया होगा, किसी को धमकी मिल गई होगी, किसी को कुछ मिल गया होगा। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। देश बर्बाद होता है, होता रहे, अगली पीढ़ियां बर्बाद होती हैं, होती रहे, किसान बर्बाद होता है, होता रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको एक ही मतलब है कि लोग अगर जब तक बेवकूफ हैं, घरों से नहीं निकलेंगे, तब तक इनके प्लॉट नहीं बिक जाएंगे, जब तक इनका सोना नहीं बिक जाएगा, जब तक इनकी किडनी नहीं बिक जाएगी, ये नहीं बोलेंगे। और इनको पता है कि लोग नहीं बोलेंगे तो इनको क्या जरूरत पड़ी है फिर कुछ भी करने की। जी, निश्चित तौर पे इस कोरोना बीमारी के ऊपर जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। तो आने वाले दौर में स्पेशल इसी के ऊपर एक वीडियो करेंगे, परंतु आज किसानी और किसानी आंदोलन के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान से बात कर रहे हैं। तो मैं रमेश जी आखिर में चलते चलते आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों में क्या 7 महीने पहले वाला ही जो अभी भी बरकरार है, या फिर कुछ ढीला जो है वो पड़ा है? आपने हालांकि ये तो कहा कि अभी भी लोग जो है वो किसी क्षेत्र का नहीं है, तमाम क्षेत्रों के लोग जो है वहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं। जोश अभी भी कैसा है? आज खरकड़ी में एक पंचायत भी थी, उसके बारे में कुछ बता पाए? भाई पहले बात तो मैं ये बताऊंगा कि लोगों में जोश में इतना ज़्यादा जोश आया है, लेकिन लोग संतुलित तरीके से चलना चाह रहे हैं। जो शुरुआत में आंदोलन जब खड़ा हुआ था ना, तब इन कानूनों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, लोगों को ये पता था ये कानून काले हैं, कुछ लोग चुनिंदा लोग बता रहे थे इन कानूनों में ये खामियां हैं। अब तो लगभग किसान समझ चुका ये कैसे मारेंगे, हमारी फसलों को बर्बाद कैसे करेंगे, हमारी ज़मीन को कैसे हड़पेंगे, हमारे आने वाली नस्लें कैसे बर्बाद होंगी। अब तो किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है भाई। कौन कहता है? अब तो उसके अंदर इतने, अगर किसी किसान से हम बात करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं इसको मेरे से ज़्यादा जानकारी इन कानूनों के बारे में, तो वो पीछे कैसे रहेगा? कहीं से पीछे नहीं रहेगा। अब आने वाले टाइम में देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा गर्मी है, पहले कितनी ज़्यादा ठंड थी। अब देखो चमासा जो लगता है, ये कावड़ लेके जाते, इस बार किसान कावड़ लेके नहीं जाएंगे, अपने किसान मंदिर में जाएंगे, चाहे वो सिंगू है, चाहे वो, हाँ, ये संत विश्वास का सहारा ना लेकर के ज्यादातर कावड़े यहाँ से उस किसान मंदिर में जाएंगे। अब की बार वो गंगा घाट पर नहीं जाएंगे। देखना आगे अब तो और भी इसके साथ साथ, आंदोलन के साथ साथ किसान अपने आप को इतना प्रफुल्लित महसूस करे, शब्द को आकाश में स्थापित करेगा। किसान किसी के माँ बाप का वो नहीं है, देख लेना आने वाले टाइम में। निश्चित तौर पे बिल्कुल जो है रमेश जी और देवेंद्र जी दोनों ने ही एक कॉमन बात रखते हुए, चाहे वो किसान की हालत है जिसमें प्रशासन और सरकारों ने पूरी साजिशन तरीके से जो है इनको बर्बाद करने का एक तरीके से काम किया है, चाहे वो अपनी नीतियों के माध्यम से, चाहे वो तंत्र के माध्यम से, चाहे वो अन्य तरीक़ों से, और उसमें जो है एक तरीके से घालमेल करते हुए लेके आए, चाहे वो महामारी को लेकर के आए, चाहे
वो फिर जो है किसान आंदोलन के लिए एक जो रसद पाने का काम किया जिसने, वो 3 कृषि कानून लेके आए, वो तमाम चीज़ें जो है लेके आए, परंतु किसानों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अक्षेत्र, जाति, धर्म और तमाम तरीके जितने भी बंधन थे उनको तोड़ करके वो एकजुटता प्रदर्शित की। और आज जो है कंधे से कंधा मिला करके तमाम बॉर्डरों पे, तमाम टोलों पे, तमाम जो है धरनों पे वो एकता प्रदर्शित करते हुए बैठे हुए नजर आते हैं। सरकार को जो है वो आंख दिखाते हुए में नजर आते हैं। उम्मीद करेंगे इसी तरीके से जन जन जो है वो अपनी तमाम समस्याएं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुंडागर्दी हो, इन मुद्दों के लिए भी लगातार इसी तरीके से एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। और आने वाला जो भविष्य है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो दुनिया का हो, वो बहुत सुनहरा और अच्छा तभी हो पाएगा। उम्मीद इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस पे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतनी सी बातें कहते हुए आपका शुक्रिया और थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद।